इस पूरे मामले ने इस साल अगस्त में तूल पकड़ा जब अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया था कि न्यूज़ क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने फंड दिया था, जो चीन के लिए प्रोपेगेंडा करने में भी शामिल रहे हैं। ये मुद्दा संसद में भी उठा था और सरकार के मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी आरोप लगाया था कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों और चीन के साथ मिलकर देश को बांटने और निरंकुशता फैलाने की साजिश कर रही है। आपको ये भी बता दें, ये उसी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला सरकार दे रही है, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स को इससे पहले कई बार यही सरकार उसकी आलोचना भी कर चुकी है। ये कह चुकी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एजेंडा है हमारी सरकार के खिलाफ। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपने प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़े अभियान को अंजाम दे रहा है, जिसमें अथाह पैसा खर्च किया जा रहा है और इसका संपर्क भारत तक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस अभियान के केंद्र में एक अमेरिकी अरबपति, जैसे कि हमने आपको बताया, नेविल रॉय सिंघम है, जो धुर वामपंथी हितों से जुड़े समाजवादी दानदाता के तौर पर जाने जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। एनवाईटी की रिपोर्ट का यह कहना है कि उसने सिंघम के ग्रुप द्वारा खर्च किए गए करोड़ों डॉलरों का इस्तेमाल देखा है और इन्हें चीन की सरकार के हित से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई दिल्ली में कॉरपोरेट फाइनेंस से पता चला है कि सिंघम के नेटवर्क ने न्यूज़ क्लिक नाम की एक न्यूज़ साइट को फाइनेंस किया, जो अपनी कवरेज में चीन की सरकार के प्रोपेगेंडा से जुड़े मुद्दों का प्रसार करता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज़ क्लिक के खिलाफ UAPA, जैसे कि हमने आपको अभी बताया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में ये इस्तेमाल किया जाती है ये धारा, गैर कानूनी गतिविधियों का रोकथाम के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कानून सन 68 में ये बना था और उसके बाद इसमें 2004 और 2019 में संशोधन भी किए। इस कानून के तहत केंद्र सरकार को पूरी शक्तियां दी गई हैं, जिनके जरिए केंद्र सरकार किसी गतिविधि और गैर कानूनी मान सकती है किसी को भी और सरकारी गैजेट में इसकी घोषणा कर सकती है। इस कानून के तहत गैर कानूनी गतिविधि का मतलब किसी व्यक्ति या संस्था की ऐसी कार्रवाई से जो देश की भौगोलिक अखंडता यानी कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने में के मकसद से की जा सकती है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा का भी प्रावधान है। UAPA जो भारत है उसमें ही नहीं, विदेशी नागरिकों के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। यहां तक कि अगर देश के खिलाफ अपराध विदेशी जमीन पर भी हुआ हो तो इस कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। UAPA के तहत जांच एजेंसी को गिरफ्तारी के अधिकतम 180 दिन में चार्जशीट दायर करनी होती है और चार्जशीट दायर करने के लिए जांच एजेंसी कोर्ट से और समय भी मांग सकती है। 2004 के संशोधन में गैर कानूनी गतिविधियों के तहत आतंकवादी हरकतों को भी शामिल किया गया और इसके तहत 34 संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई। 2019 में सरकार ने इसमें एक और संशोधन किया, जिसके तहत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को कुछ आधारों पर आतंकवादी या आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। जैसे नंबर 1, वो आतंकवाद की घटना को अंजाम दें या उसका हिस्सा बने। नंबर 2, आतंकवाद की तैयारी करें। नंबर 3, आतंकवाद को बढ़ावा दें। नंबर 4, किसी और तरह से आतंकवाद में शामिल हो। UAPA के तहत जमानत बहुत मुश्किल है। UAPA का सेक्शन 43D5 कहता है कि इस कानून के तहत किसी भी आरोपी को तब तक जमानत या बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि सरकारी वकील को जमानत की याचिका पर न सुन लिया जाए। यह भी कहा गया है कि आरोपी जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा अगर केस डायरी और रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट इस विचार की हो कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में सही। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर यानी कि प्रथम दृष्टया, जिसे कहते हैं प्राइमा फेसाई, उसकी परिभाषा देते हुए यह कहा है कि अदालतों को सबूतों या परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार द्वारा तैयार किए गए केस को संपूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए।
कोर्ट के इस फैसले से जमानत मिलनी और मुश्किल होगी। यूएपीए के तहत एक खास बात यह भी है कि इसमें आरोपी की गैर हाजिरी में भी उसके खिलाफ केस चलाया जा सकता है और ये उन गिने चुने सख्त कानूनों में से है एक है जहां सबूत का भार आरोपी पर होता है। इसका मतलब यह है कि खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है, यानी आरोपी को यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष है, जबकि सामान्य कानूनों में यह जिम्मेदारी सरकार या पुलिस की जांच एजेंसी पर होती है कि वो आरोपी को दोषी साबित करे। इस कानून के तहत जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों और जब्त करने के लिए डीजीपी की इजाजत लेनी होगी। अगर जांच एनआईए के हाथ में है तो संपत्ति को जब्त करने के लिए एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी जरूरी होगी। इस कानून के तहत पुलिस को डीएसपी या एएसपी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी को जांच का अधिकार होगा। अगर जांच एनआईए के हाथों में है तो इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी को जांच का अधिकार होगा। अगर किसी के खिलाफ यूएपीए लग जाए तो यह कितना गंभीर हो सकता है, इसके बाद किसी के पास क्या कानूनी विकल्प हो सकता है, इस पर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के वकील अमन लेखी से। यूएपीए एक वैलिड लेजिस्लेशन है जो ऑन ओकेजन ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है, पर इसका यूज थोड़ा ढंग से होना चाहिए। क्यों इसका क्या बोलता हूँ, पहला जो नॉर्मली ये लोग करते हैं, ये 14, 13 और 15 को इकट्ठा लाते हैं। 13 इज पनिशेबल इन 14 अनलॉफुल एक्टिविटी और टेररिस्ट एक्टिविटी 14 और 15। 14-15 म्यूचुअली डिस्टिंक्ट हैं और उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल अलग हैं। अगर एक 14 का केस है तो 15 का केस ऐसे टेररिज्म का केस नहीं हो सकता है, पहली बात। तो ये जो लगाते हैं 13 और 15 इकट्ठा या 14-15 इकट्ठा गलत है, क्योंकि उसका मतलब उनकी प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग इसकी गलत है, पहली चीज। दूसरी, ये यूएपीए के साथ कोई रिलेटेड ऑफेंसेस ले आते हैं, लाइक 153A जैसे अभी इसने किया है ना। 153A जो ऑफेंस है दैट इज ऑर्डिनरी अंडर ऑर्डिनरी लॉ, एंड जो यूएपीए का ऑफेंस है वो नेशनल सिक्योरिटी और देयरफॉर लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, पब्लिक ऑर्डर का होता है। तो जैसे वो 13 और 15 को लाते हैं जो गलत है, वो 15 को 153A के साथ लिंक करना ये भी एक गलत चीज है। अब मैं ये गलती किस करके बोल रहा हूं, जब ये ऐसी चीजें करते हैं तो एक बोनाफिडी मेजर जो जायज हो सकता है और जिसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हाँ इसके अंदर एक्शन लिया जा सकता है, जो सेक्शन इन्वोक करते हैं और जो कॉम्बिनेशन सेक्शन लाते हैं उसके अंदर ये समझ में आता है कि जो अक्यूज कर रहे हैं इनको खुद ही पूरी तरह जानकारी नहीं है कि ऑफेंस क्या है। तो जब तक जो बंदा अक्यूज कर रहा है उसको एक क्लैरिटी नहीं है कि जिस चीज को डील कर रहा है वो है क्या, तो उसकी एक्यूजेशन का मायना नहीं है। इस करके जब सरकार ऐसे ऑफेंसेस को डील करती है और यूएपीए जैसे लॉ को इन्वोक करती है, उसके अंदर जो मेथड ऑफ इन्वोकेशन है उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए और फोकस होना चाहिए उन एक्टिविटीज के ऊपर जो स्ट्रिक्टली टर्म्स ऑफ लॉ में आती हैं। टेरर एक बड़ा एक्सट्रीम सेक्शन है, इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छी तरह डिफाइंड हैं। जब तक कोई एक्शन उसके दायरे में नहीं आता, सिर्फ उसको टेरर का नाम देना गलत है। और जब टेरर का नाम देते हैं उसके साथ अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं लगा सकते, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी और टेरर एकदम अलग चीजें हैं। और अनलॉफुल एक्टिविटी और टेरर के साथ आप ये कम्युनल डिसहार्मनी नहीं ला सकते कि वो तीसरी तरीके का केस है। अब इन तीनों चीजों को इकट्ठा डाल के उसका मतलब आप थोड़े में कंफ्यूज हैं कि केस है क्या। तो ये तरीका पहली बात होना चाहिए। तो आपने पूछा इसकी रेमेडी क्या है। रेमेडी इसमें बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल नहीं आ सकती, और अगर टेरर का ऑफेंस हो उसके अंदर बेल मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रामा फेशी अगर केस सही बनता है, दैट इज प्रोसिक्यूशन का केस देखा जाता है, सिर्फ उसमें देखा जाए कि केस बनता है तो बेल मिलनी भी मुश्किल है, और इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड होता है वो भी एक्सटेंड हो जाता है।